प्यारे विद्यार्थियों, आज आइए हमारे वीडियो में आज हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि इससे पहले हम आपको संस्कृत में प्रवेश कैसे करें संस्कृत का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और आज सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कैसे उसके बाद हम कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो आइए देखते हैं कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। जबकि व्यंजन की परिभाषा आपको हम कल बता चुके हैं कि वे वर्ण जिनमें स्वर ना हो, स्वर उनसे अलग हो, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन वे हैं जिसमें से स्वर हट जाए। तो आइए देखते हैं कि अब व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या भेद होते हैं। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं, व्यंजनों के भेद या व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत साहित्य में व्यंजन के 4 भेद बताए गए हैं। संस्कृत साहित्य में व्यंजन के 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि क है, कौन से व्यंजन। तो फर्स्ट है इसका स्पर्श व्यंजन, ख अंतस्थ व्यंजन, ग ऊष्म व्यंजन और घ है संयुक्त व्यंजन। यानी कि ये है हमारे व्यंजनों के प्रकार। यानी कि संस्कृत साहित्य में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। आप देख ही रहे हो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। वे व्यंजन जब हम उच्चारण करें तो वो व्यंजन हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, टच करे, छुए, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि स्पर्श व्यंजन कौन है। स्पर्श व्यंजन को सूत्र में संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। सूत्र के अनुसार क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 5 वर्गों में विभक्त हैं। जैसा कि जानते हैं कि हम बचपन में ही क्लास 1 में ही क्लास 1 में पढ़ते हैं कि क ख ग घ ये सब पढ़ते हैं। वही व्यंजन जो होते हैं तो उनको हम 5 प्रकारों में बांटते हैं। जैसे कि कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कि क छ ट त प। और इसमें हमारे व्यंजन बटे हुए। तो कवर्ग में आते हैं क ख ग घ अंग। सब में देख रहे हैं कि हलंत लगा हुआ है। हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनमें स्वर नहीं है। यदि अभी इसी में हम अ जोड़ दें तो स्वर आ जाने पर ये हलंत हट जाएगा और इसका उच्चारण होगा पूर्ण क ख ग घ अंग। तो इस प्रकार हमने इस समय व्यंजन से अपने शुद्ध व्यंजन ये है हमारे, इसमें से स्वर हमने हटा दिया है। तो कवर्ग में हमारे 5 पार्ट आए, 5 प्रकार ये आए, 5 वर्ण आए। चवर्ग में च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ ढ, तवर्ग त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये हमारे वर्ण हुए ये स्पर्श व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन के हमारे कादयो मावसाना स्पर्शा सूत्र से क से प तक के वर्ण जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी कि क से म तक। आइए देखते हैं कि दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन है वह क्या होता है, या अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो है यर लवा अंतस्था, वर्ण में यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अनुसार जो होता है यर लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का सूत्र है सल उष्माण के अनुसार तालव्य श, मूर्धन्य श और दंश ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन जुड़कर एक व्यंजन बनाता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 व्यंजनों से जुड़ के बना हुआ है, संयुक्त है। जैसे देखिए यहाँ छ है, छत्री छ, तो ये बनता है क प्लस मूर्धन्य श से बनता है छत्री छ। त्र जो है वो त प्लस र से बनता है त्र। ज्ञ जो है ज, यानी कि आगे वाले वर्ड में हमने हलंत लगाया है। जैसे यहाँ ज्ञ बराबर त प्लस र, ज्ञ बराबर ज प्लस इय। ये हमारे शुद्ध व्यंजन
को लिखने के लिए उसमें हलंत लगाते हैं। जो वो व्यंजन लगाए हैं, जो व्यंजन में हलंत लगाए हैं, वो हम शुद्ध रूप, इसका व्यंजन का शुद्ध रूप लिखने के लिए इसमें हम हलंत लगाते हैं। जैसे देख रहे हैं क, त और इसमें ज में जो ये हलंत लगाए हैं, यानी कि स्वर इसमें नहीं है, इसलिए इसमें हलंत लगा है। तो लिखने के लिए इसमें हलंत लगाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं क प्लस अ बराबर क। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे है कि अंग य न म को, अंग य न म को क्या कहते हैं इनको? तो इनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, ये 5 को अंग य न म को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है। अब आइए देखते हैं कि विसर्ग किसे कहा जाता है। विसर्ग क्या है? स्वर के बगल में रखे हुए 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ये राम पे विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो म है ये अर्ध है, यानी कि व्यंजन हमारा अर्ध होता है, इसमें जुड़ा हुआ है अ, तो ये बना है राम, और राम पे लगा हुआ है विसर्ग, यानी कि राम, बालक, गज आदि। तो ये है हम विसर्ग की डिफिनेशन, विसर्ग की परिभाषा। आइए देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। स्वर के ऊपर लगे बिंदुओं को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अं, कम, हम, वम आदि। देख रहे हैं अ के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, क के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ह के ऊपर बिंदु लगा है, व के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम इसको अनुस्वार कहते हैं। इस प्रकार अब देखते हैं कि चारों में जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितनी संख्या है और टोटल करने पर कितने हमारे व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे 25 हो गई और अंतस्थ की संख्या 4 हुई तथा ऊष्म की संख्या 4 हुई, अर्थात कुल संख्या हमारी 33 हुई। तो कुल हमारे व्यंजन 33 यानी कि 33 है। आइए, और स्वर आप जानते ही हैं कि स्वर हमारे 13 होते हैं। तो अब आइए कि स्थान यानी कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान यानी कि हम स्वर व्यंजन को जो बोलते हैं वो हमारे मुख में किस किस स्थान से हमारे स्वर व्यंजन उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। तो स्वर तथा व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा, स्वर तथा व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस प्रदेश को स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है, उसे उच्चारण स्थान हम कहते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो स्वर तथा व्यंजन यानी कि स्वर व्यंजन के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो स्वर तथा व्यंजन का उच्चारण करते समय यानी कि बोलते समय जिह्वा यानी कि हमारी जो जिह्वा है मुख के जिस प्रदेश को स्पर्श करती है, क्योंकि मुख में तालु है, मूर्धा है, दंत है, तो किस प्रदेश को यह टच कर रही है, जिस प्रदेश को स्पर्श करती है यानी कि छूती है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण में मुख का वह अवयव उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, यानी कि जिस अवयव से, जिस वर्ण से बोला जाता है और उस समय जो हमारे मुख के जो हमारे अंग यानी कि दंत है, मूर्धा है, तालु है, जो भी स्पर्श करते हैं उसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान, यानी कि आइए देखते हैं कि स्वर व्यंजनों के कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं, किस किस स्थान से हमारे स्वर व्यंजन बोले जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्ण, यानी कि वर्ण, कौन कौन से वर्ण का उच्चारण हो रहा है। नाम लिखा हुआ है, किस किस से उच्चारण हो रहा है, और उच्चारण स्थान यानी कि कौन कौन से उच्चारण स्थान आ रहे हैं। तो देखिए अ, आ, कवर, ह और विसर्ग, इसको कहा जाता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसका नाम है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि अ, आ, कवर, ह और विसर्ग का नाम जो है ये कंठ से हो रहा है और इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, यानी कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। कवर्ग दिया है यानी कि क से अंग तक। विसर्ग आप जान ही रहे हैं कि स्वर के बगल में जो 2 बिंदु लगे होते हैं, और ये अ, आ और ह, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु व सानाम तालु, यानी कि हर्षवी दीर्घ ई चवर्ग य और तालव्य श का उच्चारण स्थान, उच्चारण हम करते हैं तालु से, तालव्य से, और इसका उच्चारण स्थान है तालु। ईचु व सानाम तालु हो गया। रीटू षाणाम मूर्धा,
यानी कि री टवर यानी कि य का मूर्धन्य से यानी कि मूर्धा से उच्चारण करते हैं और उसका नाम है मूर्धन्य। लितुल शानाम दंता, ली तवर तथा न ल और दंत स का उच्चारण हम करते हैं दंत से और उसका नाम है दंत। तो लितुल शाना दंता। उपब्धामानीया नाम ओष्ठौ यानी कि हर्षो दीर्घो पवर्ग का उच्चारण स्थान किससे करते हैं? उपब्धामानीया नाम ओष्ठौ यानी कि ओष्ठ से उच्चारण करते हैं और इसका उच्चारण स्थान ओठ है। अंगह्यणनम नासिका, तो अंगह्यणनम का ये है अनुनासिक है और इनका उच्चारण हम करते हैं नासिका और मुंह दोनों से करते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ्यम, और वह जो है इसका हम उच्चारण दंत्योष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और ओठ दोनों को मिलाकर करते हैं। एदी तव कंठ तालु यानी कि ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु को मिलाकर किया जाता है, यानी कि इसमें कंठ और तालु दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं। इसलिए एदी तव कंठ तालु। ओदौ तव कंठ ओष्ठम, ओदौ तव कंठ ओष्ठम यानी कि ओ और औ का उच्चारण हम कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओठ दोनों को मिलाकर करते हैं और इसलिए इसको कहते हैं कि ओदौ कंठ ओष्ठम। इस प्रकार ये तो हमारे उच्चारण स्थान रहे, ये हमारे नाम रहे, ये हमारे वर्ण रहे और आप इसको समझिए, पढ़िए, समझिए और जो भी आपको समझ में न आए या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, पूछिए और थैंक यू।